Good morning, children. How are you? I hope that you all are very happy and very fit, feeling very fit and healthy and fine. And children, as you know that we have started the chapter in history. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इतिहास में पाठ शुरू किया है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास. Now, before going पाठ को पढ़ने से पहले I want to say something that always be happy and have a good and positive thought and have a very beautiful and a wonderful smile on your face. Okay, children? Now, let's start the day with fresh thoughts and positive thinkings, positive thoughts. So, children, now let's come to the point. तो चलिए हम जो है वो पॉइंट पर आते हैं. बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो है वो पाठ इतिहास से शुरू किया है कि भारत में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास. हमने राष्ट्रवाद के पिछले लेक्चर में हम आगे बढ़ने से पहले कुछ जान लेते कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था. बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा कि राष्ट्रवाद को कहते क्या है, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है. राष्ट्रवाद की परिभाषा हमने पढ़ी कि देश के प्रति हमारा प्रेम या देश के प्रति हमारी प्रेम भावना या देश के प्रति हमारी जो समर्पण की भावना, त्याग की भावना, देश के प्रति हमारे प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना को हम राष्ट्रवाद का नाम देते हैं या उनको हम कह सकते हैं. देशभक्ति और राष्ट्रवाद में बस इतना ही फ़र्क है बच्चों कि देशभक्ति जो है कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है और राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि देश के प्रति आप संपूर्ण तरीके से जो है आप त्याग की भावना रखना और देशभक्ति के मतलब है कि देश का गुणगान गाना या देश के प्रति अपना प्रेम भाव शो करना. तो ज़्यादा कुछ बहुत अंतर नहीं है, दोनों को हम समान ही कह सकते हैं. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हमने जो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, हमने जो है वो किस तरीके से ये राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में हमने पढ़ा कि राष्ट्रवाद किस तरीके से यूरोप से उसकी लहर जो यूरोप में क्रांति जब शुरू हुई राष्ट्रवाद की, तो उसका जो इफ़ेक्ट था, उसका प्रभाव जो था वो किस तरह भारतवर्ष में आया और फिर भारतवर्ष में जो है राष्ट्रवाद की भावना किस तरीके से उत्पन्न हुई और लोगों में किस तरीके से जागरूकता जो है वो पैदा हुई राष्ट्रवाद के लिए. और राष्ट्रवाद ही एक ऐसी अवधारणा थी बच्चों जिसने स्वराज्य की अवधारणा को जन्म दिया, जिससे स्वराज्य जैसे कॉन्सेप्ट को जो है वो उसने पूरे देश में लागू किया. और आपको शायद ये पता ही होगा कि हमारा देश जो है वो जब गुलाम था, जब दासत्व की एरा में था, युग में था, तब हमारी जो अपना जो अस्तित्व था वो उस पर एक क्वेश्चन मार्क था, उस पर एक सवाल था. लेकिन धीरे धीरे हमारा समाज जब आगे बढ़ा, हमारे समाज में जो बहुत से ऐसे समाज सुधारक उत्पन्न हुए और वो आगे आए और ऐसे बहुत से नेता आए, ऐसे बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स आए, विचार विमर्श करने वाले आए, विचारक आए, दार्शनिक आए, कवि आए, साहित्य को पढ़ने वाले आए और कोई मध्यवर्गीय लोग आए या एलाइट क्लास या बुद्धिजीवी वर्ग आए. तो ये जितने इन लोगों का जो अपनी भूमिका थी राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को बढ़ाने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था और शायद इसी वजह से जो है हमने राष्ट्रवाद की परिभाषा को समझा और जाना. बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि राष्ट्रीय भावना के विकास के क्या क्या कारण थे. हमने पढ़ा था कि उसमें जैसे हमने पढ़ा कि भारत में राजनीतिक एकता कैसे आई. हमने ये भी पढ़ा कि डाक और संचार व्यवस्था एक कारण बना और हमने पढ़ा कि नए बुद्धिजीवी वर्ग का जो है समाज में उनका उत्पन्न होना या उनका विकसित होना भी एक राष्ट्रीय भावना का कारण बना. हमने अंग्रेज़ी भाषा भी एक कारण बना था राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए. भारतीय समाचार पत्र और साहित्य की अपनी अलग भूमिका थी राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में, लोगों को राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट या अवधारणा को समझाने में. इनका भी भारतीय समाचार पत्र और पत्रिका और साहित्य का भी अपनी एक अहम भूमिका थी. और फिर इसके बाद हमने अंग्रेज़ों शासकों की जो दंभ करने की जो नीति, जो उनका घमंड था, वो भी एक कारण बना राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट या राष्ट्रवाद के विकास का. और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से जो अंग्रेज़ी आर्थिक राष्ट्रवाद था वो भी एक कारण बना राष्ट्रवाद पूरे देश में एक आंदोलन, एक क्रांति उत्पन्न करने या एक क्रांति जो है जागृत करने के लिए. बच्चों, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था.
अब आज के लेक्चर में बच्चों जो है इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे, इसी पार्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और हम पढ़ेंगे बच्चों आगे 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 इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका कि सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में स्थापित हुई और ये क्यों हुई, इसका लक्ष्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, या ये कब हुई और कहाँ हुई, और इसमें सम्मिलित होने वाले कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से विचार विमर्श करने वाले लोग थे, विचारक थे, दार्शनिक थे, या हमारे देश में कौन कौन से ऐसे एलाइड ग्रुप मध्यवर्गीय लोग थे, या इस राष्ट्रीय अधिवेशन का, कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन का मकसद क्या था, इनका जो है उद्देश्य क्या था, और हम जो है वो इस टॉपिक को, इस शीर्षक को जो है आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो लेकिन मैं आपको इस टॉपिक को मैं नोट्स के थ्रू आपको दिखाऊंगी और फिर मैं आपको 1 बाय 1 इस शीर्षक को समझाऊंगी। तो चलिए बच्चों, हम जो है आज जो है इस शीर्षक को शुरू करते हैं और आगे इस पाठ को हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पाठ शुरू किया था कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास, उसके हमने अभी आपको राष्ट्रीय भावना के विकास के क्या क्या कारण थे वो हमने अभी भी डिस्कस किया। बच्चों, आगे आपका टॉपिक है सन 1885 यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बच्चों, सन 1885 एक ऐसा दौर था, एक ऐसा टाइम था, एक काल था, एरा था, युग था ऐसा, जब हमारे इंडियन यानी भारत इतिहास का एक नया युग शुरू हुआ। यानी 1885 में भारत के इतिहास में एक नई एरा, एक नए समय, एक नए युग का आरंभ हुआ, क्योंकि उस समय, उस युग में 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नाम से एक नई संस्था का जो है वो स्थापना हुई, एक नई संस्था की स्थापना हुई। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 1885 में हुई, और इसीलिए 1885 में जो भारत का ये भारत के इतिहास में ये एक नया युग माना गया, क्योंकि इस समय एक नई संस्था का जन्म हुआ, जो कि आगे चल के बहुत सारे आंदोलनों का जो है उसने बिगुल बजाया, या बहुत सारे आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। ये जो कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इनकी जो है कुछ अवस्थाएं, कुछ स्टेजेस थे। जैसे पहला स्टेज ये था कि 1885 से लेकर 1919, इसके ये पहला चरण, ये पहला स्टेप था, पहला सोपान था, पहला जो स्टेप था वो था, पहला चरण था 1885 से लेकर 1919 ईस्वी। इसमें क्या था, इसमें भारतीय राष्ट्रीय जो इस कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था थी, जो ये राजनीतिक संस्था थी, इस युग में, इस पीरियड में, इस अवधि में इनके उद्देश्य, इनके एम्स जो थे वो बिल्कुल जो है वो कह सकते हैं कि बिल्कुल स्पष्ट थे। और यह आंदोलन जो है केवल एजुकेटेड यानी शिक्षित जो है वो मिडिल क्लास या शिक्षित मध्यवर्गीय, एलाइट क्लास, शिक्षित मध्यवर्गीय, बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल क्लास तक ही सीमित नहीं था। यानी कोई शिक्षित मध्यवर्गीय वर्ग तक ही ये जो आंदोलन था ये केवल वहीं तक से सीमित नहीं था बच्चों, बल्कि ये जो है वो पूरे सामाजिक यानी भारतीय समाज को, इसने पूरे भारतीय समाज पे अपना प्रभाव डाला। और जो ये शिक्षित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी थे, जो मतलब जो वेस्टर्न लिबरल थे, या कह सकते हैं कि जो कि पाश्चात्य उदारवादी थे, इनकी जो और ये पाश्चात्य उदारवादी थे, और ये जो है इसी पाश्चात्य उदारवादी अवधारणा से ये जो शिक्षित मध्यवर्गीय वर्ग था बच्चों, ये इनसे प्रेरित थे। क्योंकि ये जो है इनका मानना था, इस वर्ग का ये मानना था बच्चों कि भारतीय समाज जो है वो पाश्चात्य एजुकेशन से यानी वेस्टर्न एजुकेशन से कहीं ना कहीं जो है इसमें विद्यमान कुरीतियाँ को हटाया जा सकता है, और कहीं ना कहीं हम अपने अधिकारों के बारे में हम और ज़्यादा अवगत हो सकते हैं। अब जो दूसरा चरण था बच्चों वो था 1919 से लेकर 1947। और बच्चों आपको पता है कि 1919
ये ऐसा वर्ष था जब जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी हमारे भारतीय इतिहास में। ये एक ऐसा ब्लडशेड मैसेकर था, एक ऐसा क्रूर हत्याकांड था जिसमें लाखों जो लोग जो है वो बेगुनाह या निर्दोष लोग मारे गए थे, जिसमें जो है वो बच्चे और महिलाएं और पुरुष और वृद्ध और जवान और सभी तबके के लोग जो है इसमें इनकी हत्या की गई थी। इसीलिए और ये जलियांवाला बाग पंजाब में अमृतसर में एक बाग था, एक मैदान था जहाँ पे सिख कम्युनिटी, एक समुदाय जो है वो वहाँ पे मीटिंग कर रही थी और जनरल डायर जो है अपने ट्रुप लेकर जो है वो जलियांवाला बाग में एंटर होते हैं और बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के जो है वो फायरिंग का ऑर्डर देते हैं और उस फायरिंग में लगभग उस बाग में उपस्थित सभी लोग जो है वो मारे जाते हैं। तो इस क्रूर हत्याकांड में भारतीय इतिहास में इसको जलियांवाला बाग घटना के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 में ये घटना घटित हुई थी। अब यहाँ से जो आपका दूसरा चरण शुरू होता है 1919 से 1947 ईस्वी में, ये आपका दूसरा चरण यानी दूसरा सोपान था। इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की, यानी पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की। उसने जो है पूर्ण स्वराज की अवधारणा रखी और पूर्ण स्वराज से अवगत महात्मा गांधी ने हमें अवगत कराया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन जो है वो इस अवधि में जो है वो शुरू हुए, आरंभ हुए। और ये आंदोलन जो है उन्होंने महात्मा गांधी ने अपने ढंग से किए, अहिंसात्मक ढंग से, असहयोग अपनाकर, अहिंसा का मार्ग अपनाकर और असहयोग आंदोलन और अहिंसात्मक असहयोग अपनाकर इन्होंने इस तरह के आंदोलन शुरू किए इन अवधि में, जो कि और ये ऐसा चरण था बच्चों जिसमें जो है काफ़ी हमें देश को बहुत एक नहीं होता कि एक राष्ट्रवाद का एक स्रोत मिला, एक उससे लोग जो है अवगत हुए और लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई और 1947 में ये जागरूकता ये रंग लाई कि हमें आज़ादी मिली। अब अगला टॉपिक आपका है अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो इसमें सबसे ज़्यादा जो सबसे अहम या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने में। तो बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की स्थापना में सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो श्री एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का था, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओ ह्यूम। ये ऐसे एक अवकाश प्राप्त अधिकारी थे, एक रिटायर अधिकारी थे और ये एक लिबरल इंग्लिश ब्रिटिशर थे, यानी ये एक उदारवादी अंग्रेज़ थे और ये इन्होंने जो है इसकी स्थापना में इनकी जो है इन्होंने अग्रिम भूमिका निभाई थी। अब कांग्रेस के इस प्रथम और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसकी स्थापना जब हो गई तब अब इसके बाद क्या हुआ कि अब कांग्रेस के जो अब इस राष्ट्रीय अधिवेशन, इस संस्था का जो पहला अधिवेशन था, जो पहला सम्मेलन था बच्चों, वो जो है आपका इसका जब प्रथम अधिवेशन हुआ तब जो कि 1885 में मुंबई में हुआ, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 में हुआ और इसमें जो है कुछ प्रमुख भारतीय नेता सम्मिलित हुए, जो कि जैसे दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद गोपाल, गणेश आगरकर और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उसके व्योमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष हुए, यानी इस अधिवेशन के वो अध्यक्ष हुए, जो कि मुंबई में 1885 में ये सम्मेलन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। तो बच्चों, आपका अगला टॉपिक है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में घोषित उद्देश्य। जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी 1885 में और पहला अधिवेशन भी इसका मुंबई में हुआ, जिससे बहुत सारे जो भारतीय नेता शामिल हुए। अब इस अधिवेशन के कुछ उद्देश्य भी थे, कुछ एम्स थे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। जैसा कि पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि देश के विभिन्न भागों में राजनीतिक एवं सामाजिक नेताओं को एकजुट करना, यानी पहला उद्देश्य इनका यह था कि देश के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न भागों से जो है वो राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को एकजुट करना, इकट्ठा करना।
दूसरा इनका था कि भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, यानी भारतीय लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना जो है, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना या राष्ट्रीयता की भावना जो है उसको विकसित करना, उसका विकास करना। फिर तीसरा था आपका राजनीतिक और सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, यानी लोगों को जो है ये आज़ादी देना, ये उनको, ताकि लोग जो है वो राजनीतिक तौर पे और सार्वजनिक प्रश्न और राजनीतिक प्रश्न जो है उन पर अपने वो विचार जो है वो प्रकट कर सके। तो इस तरीके से कांग्रेस के अधिवेशन में देश के हर वर्ग के लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेशन किया और देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं पर भी जो है वो चर्चा होती थी। ये अधिवेशन, ये संस्था ऐसी थी जिसपे जो कि देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं के बारे में वो चर्चा करती थी और उसका सल्यूशन या उसका समाधान भी वो करती थी। तो सरकारी नीतियों की भी आलोचना की जाती थी, यानी इस अधिवेशन में जो है वो भारतीय समाज की जो स्थिति के बारे में चर्चा होती थी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा होती थी, लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा होती थी और जो आपका अंग्रेज़ी शासन है उसकी नीतियों की भी आलोचना की जाती थी। इस तरीके से ये सारे विषय चर्चा का विषय होता था और लोगों ये नीतियाँ तय करती थी कि सरकार को किस तरह की नीतियाँ अपनानी चाहिए और किस तरह की नीतियाँ नहीं अपनानी चाहिए। इसके बारे में अनेक सजेशंस, अनेक प्रपोजल्स और अनेक प्रस्ताव जो है वो पास किए जाते थे। बच्चों, अगला टॉपिक आपका है कांग्रेस की दो विचारधाराएं। यानी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी और बहुत सारे नेता जो है इसे सदस्य भी बन चुके थे और इसके उद्देश्य भी घोषित हो चुके थे। लेकिन कांग्रेस के जो बहुत सारे नेता थे उनके आपसी कुछ व्यूज़ में, यानी मतों में, यानी विचारों में, उनके आदर्शों में भी कुछ मतभेद था, कुछ डिफरेंसेस थे तो वो कांग्रेस के ही सदस्य, लेकिन उनके आपस में भी उनके विचारों में कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ अंतर था। तो इसीलिए कांग्रेस जो है वो दो विचारधाराओं में डिवाइड हो गई। यानी कांग्रेस के भी दो विचारधाराएं थीं, जो कि पहली विचारधारा थी नरम दल, दूसरा आपका विचारधारा थी गरम दल। ये जो नरम दल, जिसको हम कहते हैं कि नरम दल जो था, वो कांग्रेस के वो नेता थे जो शांतिपूर्ण और वैधानिक ढंग से जो है वो लोगों की या देश की आवश्यकता या देश की इच्छा को पूरा करना चाहते थे। यानी वे देश में आंदोलन तो लाना चाहते थे, देश में क्रांति तो लाना चाहते थे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से और अहिंसा के मार्ग पर चलकर और वैधानिक ढंग से देश में जो है वो आंदोलन या क्रांति वो करना चाहते थे। इसीलिए ये उदारवादी कहलाए। और फिर क्योंकि इनका विश्वास था कि जनमत को, जो जनमत है, जो लोगों का मत है, जो लोगों की भीड़ है, उसको उभारा जाए। जो लोगों का जो मत है, लोगों की जो सोच है, उसको उभारा जाए और प्रार्थना पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों और भाषणों के द्वारा जो है वो जनता की मांग को पूरा किया जाए या सरकार तक उन मांगों को पहुंचाया जाए। इनका ये विश्वास था कि जनता को अहिंसात्मक अवधारणा से अवगत कराया जाए, जनता की परेशानियों को, जनता की प्रॉब्लम्स को, जनता की दिक्कतों या मुसीबतों को या उनके कष्टों को का निवारण जो है वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। या और ये मानते थे कि जो जनमत यानी जो लोगों का मत है, उनको समाचार पत्रों, सभाओं, प्रस्तावों या शांति वार्तालाप तक से जो है उसको उभारा जाए और सरकार तक उनकी प्रॉब्लम्स को या उनकी समस्याओं को पहुंचाया जाए। तो वो धीरे धीरे करके जो है वो हमारी मांगों को वो पूरा कर पाएंगे। ऐसे ही नेता कौन कौन से थे बच्चों? जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सत्येंद्र सिन्हा आदि प्रमुख थे। और नरम दल के अनुयायी हम महात्मा गांधी जी को भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अहिंसा और शांति का मार्ग ही अपनाया था और उस पर चलकर ही उन्होंने बहुत सारे आंदोलन जो है वो शुरू किए थे। अगला आपका है गरम दल। दूसरी विचारधारा थी कांग्रेस की, वो थी गरम दल। बच्चों, कांग्रेस में ही कुछ ऐसे सदस्य थे, ऐसे नेता थे जिन्होंने जो है इस दल के वो सदस्य थे। जैसे 19वीं सदी के बिल्कुल अंतिम वर्ष में आते आते ये राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई विचारधारा उत्पन्न हुई और ये विचारधारा थी गरम दल की। जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, ये गरम दल के जो है वो
समर्थक थे और उनका मानना था कि अंग्रेज़ केवल विनती करने से या अनुनय विनय करने से भारतीयों को उनका अधिकार वो नहीं दे सकते हैं, और अंग्रेज़ों से हम विनती करके अपने अधिकारों को या भारतीय अपने अधिकारों को नहीं ले सकते हैं। और वो मानते थे कि उग्र विरोध से ही, यानी एग्रेसिवनेस से, यानी उग्रता से ही जो है वो उग्र विरोध से ही जो से ही हम अपनी मांगों को पूरा कर पाएंगे, मनवा पाएंगे, और अपने अधिकारों को हम पा पाएंगे, अपने अधिकारों को हम प्राप्त कर पाएंगे। और लोकमान्य तिलक ने तो ये नारा भी लगाया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। इस स्लोगन ने भारतीयों के लोगों में एक देश प्रेम और देश प्रेम की भावना और राष्ट्रीयता की एक लहर, एक आग सी लगा दी। और फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसी वक्त जो है, उस टाइम उन्होंने जो वंदे मातरम जो उन्होंने गीत लिखा, वो भारतीयों को मातृभूमि के प्रति देश प्रेम की भावना से उसने परिपूर्ण कर दिया और जो है वो भर दिया। तो इस तरह ये विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्टिव रही और इसके फॉलोअर्स बहुत थे, और इसने जो है और इस तरीके से कांग्रेस की ये दो विचारधारा जो थी वो जो है अंग्रेज़ों के लिए एक चुनौती का उसने काम किया। तो बच्चों, इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और इसका पहला अधिवेशन भी मुंबई में शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे भारतीय नेताओं ने भाग लिया, जैसे दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ फिरोज शाह मेहता, एस एम सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण अग्रकर और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, इस तरह के नेताओं ने भाग लिया। और कांग्रेस की अपने उद्देश्य भी इन्होंने घोषित किए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने बहुत अथक प्रयास भी किए। लेकिन कांग्रेस के सदस्य आपसी उनके विचार भी एक दूसरे से, बहुत सारे नेताओं या बहुत सारे सदस्यों के विचार आपस में अंतर रखते थे, इसलिए कांग्रेस की दो विचारधाराएं जो हैं वो विकसित हुई। पहली विचारधारा जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, गरम दल, और दूसरी थी अभी नरम दल और गरम दल। तो ये नरम दल गरम दल जो थी, ये दो विचारधारा ऐसी थी जिसके साथ कांग्रेस ने जो है बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी क्रांति देश में लेकर आए। और इनकी नरम दल और गरम दल की जो भावनाएं थी, विचार थे, जो इनके तरीके थे, जो इनके मेथड्स थे, जो इनके आइडियाज़ थे, जो इनके इमोशंस थे, वो जो है देश की आज़ादी से जुड़े थे, देश के स्वराज से जुड़े थे। तो इस तरीके से जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ देश में एक नया युग प्रारंभ हुआ। तो बच्चों, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में इसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे और अगला शीर्षक पढ़ेंगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बी ऑलवेज हैव ब्यूटिफुल स्माइल ऑन योर फेस एंड बी हैप्पी। ओके चिल्ड्रन, गुड बाय।